हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये लीगल प्रिंसिपल उन कंसेप्ट्स में से एक है जो किसी पर्सन को दूसरे के रॉन्गफुल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ये ऐसी सिचुएशंस में खासकर इम्पॉर्टेंट होता है जब केस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की गलती जैसे कि एक्सीडेंट या गलत बिहेवियर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? यहीं पर वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल आता है। ये एक पावरफुल टूल है जो इंश्योर करता है कि ऐसी सिचुएशंस में अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस रहे जहां रॉन्ग डूअर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है और कौन से की एलिमेंट्स होते हैं जो किसी को दूसरे के एक्शंस के लिए लायबल बनाते हैं, और साथ ही हम कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल केसेस को डिस्कस करेंगे जो इस डॉक्ट्राइन को शेप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है। बेसिक लेवल पर वाइकेरियस लाइबिलिटी एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो एक पर्सन को दूसरे के रॉन्गफुल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ये ज़्यादातर उन सिचुएशंस में देखा जाता है जहां एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच अथॉरिटी या कंट्रोल का संबंध। अगर सिंपलेस्ट वे में बात करें तो इस डॉक्ट्राइन के तहत एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की एक्शन के लिए लीगली लायबल हो सकता है, फिर चाहे एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली गलत एक्ट में पार्टिसिपेट ना किया हो। इसका लॉजिक ये है कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज के काम का फायदा उठाते हैं तो उन्हें उन एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में किए गए हों। वाइकेरियस लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने का कंसेप्ट है। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर्स, प्रिंसिपल्स या अथॉरिटी फिगर्स अपनी लाइबिलिटी से बच ना सकें सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पर्सनली गलत एक्ट नहीं किया। जैसे अगर एक एम्प्लॉई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त कोई एक्सीडेंट कमिट कर देता है तो एम्प्लॉयर लायबल हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर की तरफ से एक्ट कर रहा था। वाइकेरियस लाइबिलिटी का सबसे कॉमन एग्जाम्पल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, लेकिन ये प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पर भी लागू होता है। इन केसेस में जो पार्टी कंट्रोल या अथॉरिटी में होती है वो दूसरी पार्टी के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बस कंडीशन ये है कि ये एक्शंस उनके रोल या ड्यूटीज के स्कोप के अंदर आएं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वाइकेरियस लाइबिलिटी एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो एक पार्टी को दूसरी पार्टी के एक्शंस के लिए लायबल बनाता है। चलिए अब हम इसके की एलिमेंट्स को डिटेल में समझते हैं जो इस लीगल डॉक्ट्राइन को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एलिमेंट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमें ये पता लगता है कि किसको, कब और कैसे दूसरे के रॉन्गफुल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तो सबसे पहला की एलिमेंट है स्पेशल रिलेशनशिप का होना। ज़्यादातर केसेस में ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल और एजेंट या फिर बिजनेस पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी का कंट्रोल या अथॉरिटी होना। फॉर एग्जाम्पल, जब एक एम्प्लॉय अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान
कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हो तो एम्प्लॉयर उन रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लायबल हो सकता है जो उस एम्प्लॉय ने उस दौरान किए हों। वाइकेरियस लायबिलिटी का अगला की एलिमेंट है टॉर्शियस एक्ट का होना, यानी एक रॉन्गफुल या नेग्लिजेंट एक्ट जो किसी दूसरे पर्सन को हार्म या डैमेज पहुंचाए। इस डॉक्ट्राइन की एप्लीकेशन के लिए यह जरूरी है कि वो रॉन्गफुल एक्ट उस एम्प्लॉय या एजेंट ने अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिलीवरी बॉय गुड्स डिलीवर करते वक्त कार एक्सीडेंट कर देता है तो इस केस में उसके एम्प्लॉयर को वाइकेरियस लाइबिलिटी के प्रिंसिपल के तहत लायबल ठहराया जा सकता है। और वाइकेरियस लाइबिलिटी का आखिरी की एलिमेंट है एक्ट का कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय या एजेंट अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते वक्त कोई नेग्लिजेंट या रॉन्गफुल एक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी के दौरान किसी को हार्म करता है तो एम्प्लॉयर लायबल हो सकता है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय अपने पर्सनल काम के लिए जिसका उसकी जॉब से कोई लेना देना ना हो कोई एक्ट करता है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। इसे फ्रॉलिक ऑफ देयर ओन कहा जाता है और ये वाइकेरियस लाइबिलिटी को लिमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल गेन के लिए ऑफिस की गाड़ी यूज करता है और एक्सीडेंट कर देता है तो एम्प्लॉयर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी को इम्पोज करने के लिए इन तीनों की एलिमेंट्स का होना जरूरी है। ये एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं कि लायबिलिटी तभी इम्पोज की जाए जब ये फेयर और जस्ट हो। चलिए अब इस कंसेप्ट के लीगल बेसिस को समझते हैं कि क्यों एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और कौन से ऐसे लीगल प्रिंसिपल हैं जो इस तरह की लायबिलिटी को जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहला लीगल प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी लेट द मास्टर आंसर। इस प्रिंसिपल के अनुसार अगर एक एम्प्लॉय अपने स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो एम्प्लॉयर उसके लिए जिम्मेदार होगा। इस डॉक्ट्राइन की रीजनिंग ये है कि क्योंकि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के काम से फायदा लेते हैं तो उन्हें उन रॉन्गफुल एक्ट्स की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए जो उनके काम के दौरान किए गए हों। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर लाइबिलिटी से बच ना सके सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने डायरेक्ट एक्ट नहीं किया। दूसरा लीगल प्रिंसिपल है कंट्रोल टेस्ट या इंटीग्रेशन टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट के जरिए ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के काम पर कितना कंट्रोल रखता है। अगर एम्प्लॉयर काफी कंट्रोल रखता है, जैसे कि टास्क डायरेक्ट करना, शेड्यूल सेट करना और ड्यूटीज डिफाइन करना, तो एम्प्लॉयर पर वाइकेरियस लाइबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसी तरह इंटीग्रेशन टेस्ट में देखा जाता है कि एम्प्लॉय का काम एम्प्लॉयर के बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। अगर एम्प्लॉय की ड्यूटीज एम्प्लॉयर के ऑपरेशंस के लिए सेंट्रल या बहुत जरूरी है तो एम्प्लॉयर पर उनके रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लाइबिलिटी लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हॉस्पिटल की नर्स मेडिकल नेग्लिजेंस कमिट करती है तो हॉस्पिटल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्योंकि नर्स का रोल हॉस्पिटल की कोर सर्विसेज का एक हिस्सा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन लीगल बेसिस या इन लीगल प्रिंसिपल्स के पीछे क्या रीजन है।
क्या रेशनल है? तो सबसे पहला रीजन या रैशनल फेयरनेस का है। ये प्रिंसिपल्स ये इंश्योर करते हैं कि रॉन्गफुल एक्ट्स के विक्टिम को कंपनसेशन मिले, और वो भी उन लोगों से जिनके पास उसका पेमेंट करने के रिसोर्सेज हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स। दूसरा रीजन है अकाउंटेबिलिटी। ये एम्प्लॉयर्स को एनकरेज करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सही ट्रेनिंग और सुपरविजन दे, ताकि ऐसे रॉन्गफुल एक्ट्स ना हों। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी का लीगल बेसिस इन सभी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पर टिका है, और इन सभी प्रिंसिपल्स का मकसद है फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, जिससे एम्प्लॉयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लें और वर्क प्लेस एक सेफ और जस्ट एनवायरनमेंट बन सके। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी अलग अलग सिचुएशंस में कैसे काम करती है। ये प्रिंसिपल्स ज़्यादातर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच देखे जाते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी बेस्ड रिलेशनशिप्स पर भी एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जब एक एम्प्लॉय अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान किसी को नुकसान पहुंचाता है या कोई गलती करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिलीवरी ड्राइवर जो किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है गुड्स डिलीवर करते वक्त एक्सीडेंट कमिट करता है, तो कंपनी पर वाइकेरियस लायबल होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ड्राइवर अपने एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में काम कर रहा था और इसीलिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। इसी तरह अगर किसी स्टोर या ऑफिस का एम्प्लॉय अपने काम के दौरान किसी को इंजरी पहुंचाता है या प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। अगला एग्जाम्पल है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। ये लायबिलिटी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच भी देखी जाती है। अगर एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करते हुए कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, तो प्रिंसिपल को भी लायबल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल एजेंट कोई गलत फैसला लेता है जो कंपनी को भी नुकसान पहुंचाता है, या फिर कोई फ्रॉड कमिट करता है, तो कंपनी को वाइकेरियसली लायबल माना जाता है। ये प्रिंसिपल तब लागू होता है जब एक एजेंट प्रिंसिपल के फायदे के लिए काम कर रहा हो। अगला एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स पर यह प्रिंसिपल लागू नहीं होता, क्योंकि वो एम्प्लॉयर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर किसी ऑफिस की इलेक्ट्रिकल इशू को फिक्स कर रहा हो और गलती से प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज पहुंचा देता है, तो कंपनी को ज्यादातर लायबल नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्टर एक नॉन डेलिजिबल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था या एम्प्लॉयर के उसके काम पर डायरेक्ट कंट्रोल था, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में लायबिलिटी इम्पोज की जा सकती है। ये तीनों एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है और साथ ही फेयरनेस का ध्यान रखती है। वाइकेरियस लायबिलिटी की डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें उन की केस लॉज पर नज़र डालनी होगी जिन्होंने इस डॉक्ट्राइन को शेप किया है। ये केसेस इस बात को इलस्ट्रेट करते हैं कि कोर्ट ने वाइकेरियस लायबिलिटी को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे इंटरप्रिटेट और अप्लाई किया। सबसे पहला केस है
सेंचुरी इंश्योरेंस वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड का। इस केस में एक पेट्रोल डिलीवरी ड्राइवर ने पेट्रोल ट्रांसफर करते वक्त सिगरेट जला दी, जिसकी वजह से एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। सवाल ये था कि क्या एम्प्लॉयर को ड्राइवर के एक्शंस के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने अपने डिसीजन में एम्प्लॉयर को वाइकेरियसली लायबल माना, क्योंकि एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान काम कर रहा था, चाहे उसका काम केयरलेस ही क्यों ना हो। ये केस हमें सिखाता है कि अगर एम्प्लॉई अपनी जॉब के स्कोप में काम करते वक्त नेग्लिजेंट हो तो एम्प्लॉयर पर लायबिलिटी आ सकती है। अगला केस है लिस्टर वर्सेस हेल्सली हॉल लिमिटेड। ये केस एक बोर्डिंग स्कूल के वार्डन से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी केयर में दिए गए बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। तो अब इस केस में कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या एम्प्लॉयर वार्डन के इंटेंशनल रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लायबल हो सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एम्प्लॉयर को वाइकेरियसली लायबल ठहराया, क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट्स वार्डन की ड्यूटी से क्लोजली कनेक्टेड थे। ये केस वाइकेरियस लायबिलिटी के स्कोप को एक्सपेंड करता है, जिसमें इंटेंशनल टॉर्ट्स भी इंक्लूड होते हैं अगर वो एम्प्लॉयमेंट कंटेक्स्ट में फॉल करते हैं। अगला केस है मॉरिस वर्सेस CW मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड का, जिसमें एक ड्राई क्लीनिंग कंपनी के एक एम्प्लॉय ने एक कस्टमर का वैल्यूएबल फर कोट चुरा लिया। अब सवाल था कि क्या एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की इस थेफ्ट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने एम्प्लॉयर को वाइकेरियसली लायबल माना और कहा कि चाहे एम्प्लॉय का एक्ट जानबूझकर किया गया गलत काम ही क्यों ना हो, उसके एम्प्लॉयर को लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अगला केस है SM काला वर्सेस SJ भट्ट का। इस केस में एक कार ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया जब वो अपने ओनर के फायदे के लिए कार चला रहा था। सवाल ये था कि क्या कार ओनर को ड्राइवर के नेग्लिजेंस के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओनर को वाइकेरियसली लायबल माना, ये कहते हुए कि ड्राइवर अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान और ओनर के फायदे के लिए काम कर रहा था। ये केस इंडियन टॉर्ट लॉ में वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल को मजबूती देता है। ये सभी केस दिखाते हैं कि कोर्ट ने वाइकेरियस लायबिलिटी को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे इंटरप्रिटेट किया, चाहे फिर नेग्लिजेंस हो या इंटेंशनल टॉर्ट्स। प्रिंसिपल यही कहता है कि एम्प्लॉयर्स और प्रिंसिपल्स उन रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट या एजेंसी के स्कोप के अंदर फॉल करते हैं। चलिए अब वाइकेरियस लायबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं। कुछ सिचुएशंस में एम्प्लॉयर्स या प्रिंसिपल्स अपने एम्प्लॉयज या एजेंट्स के एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते, खासकर अगर वो एक्शंस उनके काम के स्कोप के बाहर होते हैं। तो वाइकेरियस लायबिलिटी का सबसे पहला एक्सेप्शन है फ्रॉलिक ऑफ वंस ओन, यानी अपने काम से हटकर पर्सनल काम करना। ये एक कॉमन एक्सेप्शन है। जब एक एम्प्लॉय अपने काम से हटकर कुछ पर्सनल एक्टिविटी में लग जाता है, तो उस दौरान किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए एम्प्लॉयर अक्सर लायबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय कंपनी के लिए गुड्स डिलीवर कर रहा हो, लेकिन बीच में अपने पर्सनल काम को करने के लिए रुक जाए और उस दौरान एक्सीडेंट हो जाए, तो एम्प्लॉयर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय की पर्सनल डेविएशन एम्प्लॉयर को लायबिलिटी से शील्ड करती है। सेकेंड एक्सेप्शन है
इंटेंशनल टॉर्ट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जब एक एम्प्लॉय जानबूझकर ऐसा काम करे जो उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बिल्कुल हटकर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल रीजंस के लिए असॉल्ट करे, चोरी करे या इंटेंशनली कोई और गलत काम करे और ये काम उसके जॉब ड्यूटीज से जुड़ा ना हो, तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। कोर्ट्स अक्सर ये देखते हैं कि क्या रॉन्गफुल एक्ट एम्प्लॉय की जॉब से कनेक्टेड था, और अगर उनके एक्ट और उनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई लिंक नहीं होता तो एम्प्लॉयर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। थर्ड एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में भी वाइकेरियस लायबिलिटी आमतौर पर लागू नहीं होती, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयर के डायरेक्ट कंट्रोल के नीचे नहीं होते और अलग एंटिटीज के रूप में काम करते हैं, और इसीलिए एम्प्लॉयर्स उनके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन कुछ सिचुएशंस में एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे अगर काम किसी नॉन डेलिजिबल ड्यूटी से जुड़ा हुआ है या फिर किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एम्प्लॉयर का डायरेक्ट कंट्रोल हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस एम्प्लॉयर को लायबल ठहराया जा सकता है। ये सभी एक्सेप्शंस हमें दिखाते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी हर रॉन्गफुल एक्ट पर लागू नहीं होती और इस डॉक्ट्राइन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। चलिए अब इस डॉक्ट्राइन की आज के प्रेजेंट टाइम्स में इम्पोर्टेंस की भी बात कर लेते हैं। आज की मॉडर्न सोसाइटी में जहां बड़े कॉरपोरेशंस और बिजनेस हजारों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, ये लीगल डॉक्ट्राइन एक जरूरी टूल बना हुआ है जो वर्कप्लेस में अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस को इंश्योर करता है। वाइकेरियस लायबिलिटी की रेलेवेंस का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज के एक्शन के लिए अकाउंटेबल बनाता है। आज की दुनिया में बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज की मेहनत से फायदा उठाते हैं, तो जब कोई गलती या हार्म होता है तो ये प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि वो बिजनेसेस उसकी भी जिम्मेदारी उठाएं। ये डॉक्ट्राइन एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करता है कि वो अच्छे से हायरिंग करें, अपने स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दें और उनका काम अच्छी तरह से सुपरवाइज करें। इससे वर्कप्लेस में सेफ्टी और एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा मिलता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वाइकेरियस लायबिलिटी का रिलेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट से भी है। बिजनेसेस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें और अपने एम्प्लॉयज के एक्शन का इम्पैक्ट समझें। ये डॉक्ट्राइन इंश्योर करता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज के गलत एक्शन के पीछे ना छुप सकें। इसका इम्पैक्ट हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और कस्टमर सर्विस जैसी इंडस्ट्रीज में ज्यादा देखा जा सकता है, जहां हार्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ आज की गिग इकोनॉमी के एरा में जहां इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और फ्लेक्सिबल वर्क एग्रीमेंट्स काफी कॉमन हो गए हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी का एप्लीकेशन इवॉल्व हो रहा है। काफी बिजनेसेस जो गिग वर्कर्स पर रिलाय करते हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि वो वर्कर्स एम्प्लॉयज नहीं हैं, जो वाइकेरियस लायबिलिटी की एप्लीकेशन को लिमिट कर देता है। और इसीलिए ये लीगल डिबेट चल रही है कि इस नए एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में लायबिलिटी कैसे हैंडल की जानी चाहिए। कोर्ट्स और लीगल सिस्टम्स लगातार ये इवेलुएट कर रहे हैं कि चेंजिंग वर्क स्ट्रक्चर में वाइकेरियस लायबिलिटी कैसे लागू होनी चाहिए, और खासकर जब ज्यादा लोग नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में काम कर रहे हैं।
तो वाइकेरियस लायबिलिटी के इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी का मेन पर्पस है एम्प्लॉयर्स, प्रिंसिपल्स और अथॉरिटी फिगर्स को उनके कंट्रोल में काम करने वाले लोगों के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना। ये डॉक्ट्राइन ना सिर्फ लीगल अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है बल्कि एथिकल प्रैक्टिसेस और फेयरनेस को भी इंश्योर करता है, जो मॉडर्न लीगल सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लॉ ऑफ टॉर्ट के एक और कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।